Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. So here we are going to discuss some physics MCQs which will surely help you in your HTET and UPPGT physics exam. So कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि BSc के लेवल के कुछ न्यूमेरिकल्स कराए जाए, तो ये आज वीडियो उसी को लेके है क्योंकि +2 तक के टॉपिक्स आप सब लोगों को क्लियर होते हैं अच्छे से अच्छे से आप लोगों ने किए होंगे। तो कुछ टॉपिक्स जो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम में और एचटेट के एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो कुछ टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दिस इज क्वेश्चन ऑन relativity. The velocity at which the mass of particle become 4 times of rest mass will be. सो देखो, जब भी कोई पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं तो उसका एक मूविंग मास होता है और एक रेस्ट मास होता है. ठीक है, तो रेस्ट मास जो होता है पार्टिकल का, सॉरी, जो मूविंग मास होता है और जो रेस्ट मास होता है उसमें ये रिलेशन होता है m इज इक्वल टू m0 √1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर. यहाँ पे जो ये स्मॉल m है ये क्या है, मूविंग मास है, और m0 जो हमने लिया है ये क्या है, रेस्ट मास है. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, वो वेलोसिटी एट विच मास ऑफ पार्टिकल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास. यानी कि जो ये मास है ये कितना हो जाए हमारे पास, 4 टाइम्स हो जाए इसके रेस्ट मास के. सो m की जगह हमने 4m0 पुट कर दिया और बाकी सब सेम एज इट इज आ जाएगा. m0/√1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर. हेयर m0 से m0 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या इक्वेशन आएगी, देखो. इट विल बी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 16 इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर एंड 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 1/16. तो टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, 1 माइनस 1/16 करेंगे तो हमारे पास 15/16 आएगा. फिफ्टीन बाई 16 एंड दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर. एंड यहाँ से हम वी स्क्वेयर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 15/16 सी स्क्वेयर. ओके, वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो अंडर रूट आ जाएगा 15, 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा, सी स्क्वेयर का सी हो जाएगा, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी यूनिट होती है वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. सो वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2.9 × 10⁸ मीटर/सेकेंड. 2.9 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, तो ये रिलेटिविस्टिक केस में हमारे पास मूविंग मास का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m0/√1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर. जब पार्टिकल रेस्ट पे है तब उसका मास m0 है, जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास m मास है. तो जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमने अप्लाई की और इसका आंसर इस टाइप से हमारे पास ये आ गया. ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है हमें, इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आ जाता है कई बार. इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस द वैल्यू ऑफ वेक्टर 6i कैप प्लस 4j कैप. मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, उसमें वेक्टर की वैल्यू 6i कैप प्लस 4j कैप है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश मूविंग विद वेलोसिटी 0.6 सी इन प्लस एक्स डायरेक्शन विल बी. तो यहाँ पे दो फ्रेम की बात की हुई है. एक एस फ्रेम है जिसमें हमें लेंथ इतनी दी हुई है वेक्टर की. उसके बाद उसने कहा एक और एस डैश फ्रेम है जो कितनी 0.6 सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. तो उस जो नया फ्रेम है यानी कि एस डैश फ्रेम, उसमें लेंथ क्या होगी. तो अब देखो, लेंथ का जो रिलेटिविस्टिक केस में फॉर्मूला होता है,
जब भी देखो यहाँ जो एस डैश फ्रेम है वो एस के विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो कंपोनेंट में चेंज आएगा ओनली लेंथ के कंपोनेंट में चेंज आएगा, एक्स की डायरेक्शन में चेंज आएगा, वाई की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमें इनिशियल जो लेंथ दी हुई थी एक्स की डायरेक्शन में वो 6 दी हुई है, और वाई की डायरेक्शन में इनिशियल लेंथ हमें 4 दी हुई है, 6i कैप प्लस 4j कैप है। तो एक्स की डायरेक्शन में जो लेंथ है वो 6 है, वाई की डायरेक्शन में जो लेंथ है गिवन हमें ओरिजिनल वो 4 दी हुई है एस फ्रेम में। अब हमें बताना है कि एस डैश फ्रेम में क्या होगी। तो एस डैश फ्रेम जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो नई लेंथ होगी वाई डायरेक्शन में वो सेम रहेगी 4, लेकिन जो एक्स डायरेक्शन की लेंथ है उसमें चेंज आएगा, और उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एल एक्स इज इक्वल टू एल नॉट एक्स √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ पुट कर दो, कितनी दी हुई थी 6 माइनस वी की वैल्यू हमें गिवन थी, कितनी गिवन थी, किससे कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 0.6 सी की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एल एक्स विल बी इक्वल टू 6 √1 माइनस यहाँ सी स्क्वायर से नीचे भी सी स्क्वायर है कैंसिल आउट हो जाएगा, और 0.6 का स्क्वायर 0.36 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा निकल के 4.8। तो जो नई लेंथ एक्स की डायरेक्शन में आई वो क्या है 4.8। तो अब एस डैश फ्रेम में जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 4.8i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में चेंज आया है, वाई की डायरेक्शन में सेम है, 4 है तो 4 ही रहेगी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं ना, इसलिए फॉर्मूला आया, ये रिलेटिविस्टिक जब मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं उसमें फॉर्मूलेज आते हैं ये, तो वहाँ से ये लिया है। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज गिवन बाय ई वेक्टर एक्स कैप 20 साइन 3 पाई 10 की पावर 8t माइनस पाई जेड प्लस वाई कैप 20 कॉस 3 पाई इंटू 10 टू द पावर 8t माइनस पाई जेड वोल्ट पर मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, फेस वेलोसिटी निकालनी है। तो फेस वेलोसिटी का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ओमेगा बाय के। ठीक है, ओमेगा क्या होता है, जो यहाँ टी के साथ होता है, टी के साथ क्या दिया हुआ है देखो 3 पाई इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। और ये जो z के साथ होता है ये क्या होता है k, तो यहाँ क्या दिया हुआ है पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई, k की वैल्यू आ गई पाई, ओमेगा की वैल्यू 3 पाई इंटू 10 टू द पावर 8, कैंसल आउट करेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास फेस वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ये एक फिगर हमें दी हुई है, लॉजिकल सिंबल दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल है, कौन सा गेट बन रहा है ये हमें बताना है यहाँ पे। तो ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को, तो यहाँ पे देखो जो ये फर्स्ट वाला इतना पार्ट बन रहा है, ये ए भी हमने इनपुट दी, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रही है यहाँ पे, ये आउटपुट हमें क्या मिलेगी ए बी बार। ठीक है, क्योंकि ये क्या है नैंड गेट है। ठीक है, यहाँ पे हमें एंड प्लस नॉट है तो ए बी बार मिलेगी। फिर अब ये जो ए बी बार है ये एज आ इनपुट जा रही है, इसको देखो यहाँ पे दोनों इनपुट्स जॉइंट है, तो एक ए बी बार इनपुट ही किसको जा रही है, जो ये फर्स्ट वाले की आउटपुट है ये सेकंड वाले के लिए इनपुट का काम करेगी, तो ए बी बार इनपुट थर्ड वाले को जा रही है। तो ये जो थर्ड वाला लगा हुआ है ये नॉट गेट लगा हुआ है, एंड गेट नहीं, नैंड नहीं लगा हुआ, नॉट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सिंगल इनपुट दी हुई है इसको। ठीक है, तो ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा एक बार और बार लगा देगा। अब इसको हम अलग करें, 2 बार बार आ गया तो 2 बार बार डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाए तो कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास जो फाइनल आउट इस पे आएगी वाई पे, तो वो क्या आ जाएगी ए बी। तो ए बी क्या होगा एंड गेट। ठीक है, तो ये जो सिंबल है हमारे पास गिवन है किसको रिप्रेजेंट करता है एंड गेट। इस टाइप के सर्किट भी आपके पास आ सकते हैं, उससे आपको पहचानना होगा कौन सा गेट है। एक और क्वेश्चन सिमिलर कर लेते हैं इसी के बेस पे।
एक और देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी देखो ये नॉट गेट है। फर्स्ट ए पे नॉट गेट लगा है, बी पे नॉट गेट लगा है। यहाँ से हमारे पास आउटपुट आएगी ए बार, यहाँ से आएगी बी बार, और ये एज अ इनपुट नेक्स्ट वाले गेट को, सेकेंड गेट को देंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या लगा है, ये और प्लस नॉट, और प्लस नॉट क्या होगा, नॉर गेट। तो ये क्या करेगा, और गेट क्या करता है, ए बार प्लस बी बार, लेकिन आगे ये नॉट भी है तो ये क्या करेगा, एक बार और बार। अब ए बार प्लस बी बार का एक बार और बार करेंगे तो क्या होगा, डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करो, बार दोनों के ऊपर चला जाएगा और प्लस का सिंबल डॉट में चेंज हो जाएगा। और डबल कॉम्प्लीमेंट सेम होता है, ए डबल बार ए के इक्वल होता है, बी डबल बार बी के इक्वल होता है। तो ये अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास, एंड गेट, यानी कि जो एक कंप्लीट सर्किट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गेट को। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टैंक सर्किट ऑफ एन ऑसिलेटर इज गिवन बाय एल एंड सी। एल और सी दिया है, कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, टैंक सर्किट होता ही हुआ है जहाँ एल और सी पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है 2π√LC। तो इट विल बी 1/2π√, एल की वैल्यू हमें गिवन है 10/π² इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू भी गिवन है 0.04 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू थी तो इसमें सिंपल पुट करके हमने आंसर निकाला है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान में रखना। तो ये 25 किलो हर्ट्ज़ आपके पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओपैम्प से क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एचटेट में आया था इस टाइप का। तो देखो, एक ओपैम्प कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। द वैल्यू ऑफ RF रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन ऑफ 100 इज। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन का, ये ओपैम्प के केस में, तो वो क्या होता है, V0/VI इज इक्वल टू -RF/RI। ठीक है, अब यहाँ पे वोल्टेज गेन उन्होंने दिया हुआ है कितना है, -100। ठीक है, और RF हमें निकालना है। RI यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2.2 किलो ओम, यानी कि 10⁻³ ओम। तो RF यहाँ से निकल सकता है इजीली। RF क्या हो जाएगा, 2.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। So it will be 220 kilo ohm. So B option will be the right option here. So ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है ओपैम्प के केस में। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखेंगे। 3 एम्पलीफायर स्टेजेस ईच विद अ वोल्टेज गेन ऑफ 10 आर कास्केडेड। देखो 3 एम्पलीफायर को इकट्ठे कास्केड कर दिया है और तीनों का वोल्टेज गेन दिया हुआ है 10, तो नेट गेन बोला है। तो जब हम काफ़ी सारे एम्पलीफायर्स को इकट्ठे कास्केड करते हैं तो जो उनका गेन होता है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे एक का 10 है तो नेट वोल्टेज गेन यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा, 3 है तो 3/10 आ जाएगा, यानी कि 1000 यहाँ पे वोल्टेज गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसके साथ ही कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी है आपको जो मैं बता रही हूँ। कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं CMMR, भी कई बार आपको दिया हो सकता है कि CMMR क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है AD/AC। ठीक है, AD/AC। AD हमें क्या गिवन है, AD क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, और AC हमारे पास क्या दिया होता है, कॉमन मोड वोल्टेज गेन।
ठीक है, आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है तो इतना घुमा के नहीं देंगे वो, जो ये एमएससी लेवल के या इस टाइप के क्वेश्चन देंगे डायरेक्ट ही देंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। CMMR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला ये होता है। 2 वैल्यू दिए तो आपको निकालना आना चाहिए कि किस टाइप से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, AD/AC का मोड। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, स्टेज एम्पलीफायर हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें 2 से ज़्यादा एम्पलीफायर दिए हुए हैं, 3, 4, 5 आपस में कास्केड किए हुए हैं एम्पलीफायर इकट्ठे। तो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होती है, यू शुड नो दैट। तो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है यहाँ पे FH*=FH√2⁻1 - n/n। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, कितने नंबर ऑफ एम्पलीफायर इकट्ठे हमने जोड़े हैं, और FH क्या है, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ही है लेकिन एक एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, तो ये FH जो है ये एक एम्पलीफायर के लिए है, FH* जो है ये अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लिए, जिसमें हमने काफ़ी सारे एम्पलीफायर इकट्ठे जोड़े हैं। तो ये अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है, और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, FL*=FL/√2⁻1/n-1। उसमें मल्टीप्लाई में होता है ये फैक्टर √2⁻1/n-1, लोअर कट ऑफ में डिवाइड में होता है। ठीक है, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 1, for a Gaussian wave packet described by psi x a exponential of -x²/a², एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम ऑपरेटर की हमें इसमें कैलकुलेट करने को बोला है। तो देखो फंक्शन तो हमें गिवन है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, -∞ से इन्फिनिटी हम फॉर्मूला लगाते हैं, साई लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि साई जो फंक्शन हमें गिवन है e⁻⁻x²/a²। मोमेंटम ऑपरेटर लिखते हैं -i/h⁻⁻x होती है इसकी वैल्यू, और साथ में हम क्या लिखते हैं, psi*, यानी कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पे फंक्शन रियल है तो वही आ जाएगा x²/a²dx। ठीक है, अब यहाँ पे से देखो जो कॉमन टर्म है वो हम बाहर ले लेंगे, a कॉमन है तो हमने a² बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन -∞ to ∞, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास -i/h²। ठीक है, देखो यहाँ से a² बाहर आ गया, -i/h² लिख दिया। अब देखो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे e⁻⁻x²/a² का, तो क्या आएगा, e⁻⁻x²/a² आएगा, और एक e⁻⁻x²/a² हमारे पास यहाँ पड़ा है, तो e⁻²x²/a² हमारे पास आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2x/a², ये फैक्टर और आएगा, साथ में क्या पड़ा हमारे पास dx। ठीक है, इसको हम फर्दर कॉन्स्टेंट्स को बाहर लेते हैं तो हमारे पास a² पहले ही बाहर था, 2i/h² बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और i/h² यहाँ से i/h² यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2i/h² और ये डिवाइड बाई a² भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, विद इन इंटीग्रेशन e⁻²x² dx। ठीक है, ये रह जाएगा हमारे पास अंदर, और ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन 0। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूव्स इन पोटेंशियल Vx = ½ m⍵² x² + ½ m μ x²। x जहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट है, v स्पीड है, v एंड ओमेगा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट। तो उसने बोला कैनोनिकल मोमेंटम निकालनी है पार्टिकल की। तो कैनोनिकल मोमेंटम क्या होती थी, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो हम ये पढ़ते होते थे ∆L/∆Qi⁻, ये कैनोनिकल मोमेंटम हमारे पास होती थी। ठीक है, लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव करते थे Qi के विद रिस्पेक्ट टू, Qi जो है वो उसको क्या लिखते हैं, Qi/dt, यानी कि जो भी हमें जर्नलाइज कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। अगर हमें जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पे x दिया हुआ है पोजीशन कोऑर्डिनेट,
तो dx/dt करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्यू आई डॉट के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम करली एल बाय करली, इसको हम करली एल बाय करली वी भी लिख सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इसके विद रिस्पेक्ट टू भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे निकालेंगे, देखो लैग्रेंजियन फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होता है टी माइनस वी। ठीक है, तो टी काइनेटिक एनर्जी होता है, वो क्या होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, और वी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज इट इज़ यहाँ पे। तो क्या आएगा, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस हाफ एम म्यू एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो इसको वी के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या आएगा, फर्स्ट वाली टर्म में से हाफ एम वी स्क्वेयर है, वी स्क्वेयर का टू वी आ जाएगा, टू से नीचे टू कैंसिल हो जाएगा तो एम वी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाली टर्म में वी वाली कोई टर्म नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, थर्ड वाली टर्म में एम, और यहाँ पे एम एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x/dx/dt आएगा जो v के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा म्यू इंटू वी, म्यू एज इट इज़ रहेगा, तो एम वी यहाँ से कॉमन आ गया, 1 माइनस म्यू, ये हमारे पास कैनोनिकल मोमेंटम निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन इस पे, एक चीज़ और देख लो इसमें, एक और क्वेश्चन देखो, एक अगर एल आपको दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस क्यू फाई प्लस क्यू वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय में सी, कैनोनिकल मोमेंटम निकालने को कहे तो कैसे करोगे, कैनोनिकल मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एल का वी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो यहाँ वी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दो तो क्या आएगा एम वी, इस ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ से क्या आएगा प्लस क्यू ए बाय सी, तो ये कैनोनिकल मोमेंटम हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये जो लैग्रेंजियन होता है ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होता है, कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा है अगर फील्ड में तब। ठीक है, इसके साथ ही आप कुछ लैग्रेंजियन लर्न कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे कई बार पूछ लेता है कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए लैग्रेंजियन क्या है, सिंपल पेंडुलम के लिए क्या है, कंपाउंड पेंडुलम के लिए क्या है, तो आप उसे वहाँ सॉल्व करने बैठोगे तो कई बार तो वो सॉल्व ही नहीं होता है, और कई बार फिर वो लेंथी हो जाता है सॉल्व करने में, तो इसको आप लोग डायरेक्ट लर्न कर लो। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बता रही हूँ, सबसे पहले लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसके लिए क्या होता है, एल इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वेयर, ये डॉट ध्यान रखना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये होता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सिंपल पेंडुलम के लिए दो तीन का मैक्सिमम पूछा जाता है, उनका बता रही हूँ। सिंपल पेंडुलम के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होता है, हाफ एम एल स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए होता है। नेक्स्ट कंपाउंड पेंडुलम के लिए, कंपाउंड पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन होता है हाफ एल थीटा डॉट की स्क्वेयर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, और जनरली वैसे लैग्रेंजियन हम कैसे निकालते हैं, एल इज इक्वल टू डी बाई डी टी करली एल बाई करली क्यू आई डॉट माइनस करली एल बाय करली क्यू आई, इस ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं जो
आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लैग्रेंजियन क्या होता है, सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होता है, और कंपाउंड पेंडुलम के लिए क्या होता है। डायरेक्ट लर्न होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, लैग्रेंजियन सिस्टम के लिए हमें दिया हुआ है साइक्लिक कोऑर्डिनेट पूछा है। अब देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होता है जिसका हम एल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, एल का डेरिवेटिव करें जिसके विद रिस्पेक्ट टू और वो ज़ीरो आए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वाई का निकालते हैं डेरिवेटिव इस लैग्रेंजियन से तो -mg आता है, ठीक है। तो वाई तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है नहीं, तो उसके अलावा कौन सा ऐसी टर्म है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है एक्स वाई जेड में से, एक्स और जेड। तो यहाँ पे एक्स और जेड क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है जो एल की टर्म में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर की बात की गई है। ग्लैंसिंग एंगल फॉर द फोर्थ ऑर्डर स्पेक्ट्रम क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ब्रैग्स लॉ में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है स्पेक्ट्रम का। यहाँ फोर्थ ऑर्डर दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया 4 लैम्डा, और फोर्थ ऑर्डर के लिए हमें ग्लैंसिंग एंगल क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। और व्हाट विल बी द ग्लांसिंग एंगल, थीटा की वैल्यू क्या होगी फॉर ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं एन को 1 पुट कर देती हूँ, तो मैंने यहाँ से एन रिमूव कर दिया। थीटा की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देती हूँ मैं। डिवाइड करूँगी तो 2d से 2d कैंसल आउट हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, सो 1/4 इंटू 1/2 इट विल बी 1/8, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/8, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स 0.125, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ से। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आपके पास फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेके आऊँगी। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।